हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करेंगे। 31 जनवरी के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन 31 जनवरी के करंट अफेयर का, हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आई स्पोर्ट पोर्टल की बात करें तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट सेबी। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, सेबी की यहां पर बात करते हैं तो आपको पता है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक वैधानिक संस्था है सेबी। फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और अधिनियम के माध्यम से पहली बार सेबी को रेगुलेट किया गया 1992 में। मतलब स्थापना हो गई थी 1988 में और रेगुलेशन के लिए अधिनियम लाया गया था 1992 में। तो इसने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे नाम दिया है आई स्पोर्ट पोर्टल। अब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? देखिए, क्या होता है, जो भी व्यक्ति इंडिया में सिक्योरिटी या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता है तो बहुत बार होता है कि उसको टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना पड़ता है। कभी कुछ सेल करते टाइम, बाय करते टाइम, है ना, कभी एप्लीकेशन ही रन नहीं कर रहा है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगती है तो उस चीज की रिपोर्ट कर सकता है, उस चीज की कंप्लेंट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल या संस्थान सेबी के पर्टिकुलर इस पोर्टल पर, जिसको नाम दिया गया है आई स्पोर्ट पोर्टल। देखिए, फुल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, इसे शॉर्ट में कहा गया आई स्पोर्ट पोर्टल। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन में, किसी भी कमोडिटी मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट की कोई भी ऐसी संस्था है जिसका कोई एप्लीकेशन है, कोई भी एक्सेस है, वेबसाइट है, तो कभी भी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो उसकी यहां पर कंप्लेंट की जा सकती है। यह एक्टिव होगा 3 फरवरी 2025 से। आई स्पोर्ट पोर्टल सेबी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अपने जितने भी इन्वेस्टर्स से इंडिया में जो शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए सेबी ने इसे लॉन्च किया है। ओके, तो सेबी का काम आपको पता चल गया। इंडिया में सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी। स्थापना जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1988 में हुई थी। डेट याद रखिएगा, डेट भी काफी एग्जाम में पूछी जाती है, 12 अप्रैल 1988। 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में अपनाया गया या लागू किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष देखने को मिलती है माधवीपुरी बुच। तो आई स्पोर्ट पोर्टल की बात करते हैं तो कौन लेकर आया? सेबी ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में चर्चा में लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, एक मूवी आई है, ट्रेलर आया है, मूवी आने वाली है छावा। आपने देखी होगी, संभाजी महाराज पर बनी हुई मूवी है जो कि एक बहुत ही फेमस मराठा शासक रहे। तो संभाजी महाराज पर एक गाना था मूवी के ट्रेलर में, वो लेजिम लोक नृत्य से संबंधित था। अब होता यह है कि जो लोक नृत्य ना वो महाराष्ट्रियन या मराठी पृष्ठभूमि से तो आता है, लेकिन जो नर्तक होते हैं ना वो करते हैं। तो अब संभाजी महाराज को जब इस गाने में परफॉर्म करते हुए बताया गया है मूवी में, तो उस मूवी पर काफी विवाद हुआ, जो ट्रेलर आया है उस पर, और अब फाइनली मूवी में से वो जो डांस का सीक्वेंस है उसको हटाना पड़ा है। तो ये जो नृत्य था मूवी में वो लेजिम लोक नृत्य से संबंधित था। ओके, जो विकी कौशल ने वो एक्टिंग की है, मतलब संभाजी महाराज का रोल किया है, तो वो गाने को अब हटा दिया गया है। जो मूवी आएगी शायद उसमें वो नहीं रहेगा। तो वो जो गाना था, जो डांस था उस गाने में, वो लेजिम लोक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ओके, देखिए क्या होता है, लेजिम है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से इसका नाम आया है लेजिम। लेजिम क्या होता है, एक लकड़ी की छड़ी होती है और उस पर मेटल की प्लेट्स लगी होती है और उनको लेकर डांस किया जाता है। यहां पर आप पीछे देख सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, इसे कहा जाता है लेजिम। तो इसको लेकर जब डांस किया जा रहा है तो उस डांस का नाम हो गया लेजिम नृत्य। महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस पारंपरिक लोक नृत्य है। तो फिल्म से इस डांस सीक्वेंस को अब हटाया गया है, इसलिए लेजिम नृत्य अभी सुर्खियों में था कुछ समय से। देखिए,
महाराष्ट्र में जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे सबसे फेमस होता है गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की जो यात्रा होती है, गणेशोत्सव यात्रा आयोजित की जाती है। अदर जो रिलीजियन फेस्टिवल है, इवेंट है महाराष्ट्र में, उस वक्त इस नृत्य को किया जाता है। पारंपरिक मराठा नृत्य है। इतिहास में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो मराठा सैनिक थे ना, वो फिटनेस को बनाए रखने के लिए इस नृत्य का सहारा लेते थे, लेकिन वहां पर संभाजी महाराज के को डांस करते हुए दिखाया गया, तो उस पर विवाद था, उसको हटाया गया। 1982 के एशियन गेम्स में 400 महाराष्ट्रियन कलाकारों ने लेजिम नृत्य को परफॉर्म किया था इंटरनेशनल मंच पर। ठीक है, तो लेजिम लोक नृत्य की यहां पर बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। वैसे आप सभी को पता है, काफी बार मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर चुका हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट की डिमांड आती है बार बार। इस कोर्स पर करंट अफेयर 2025 का आपको ईयरली पैकेज यहां पर अवेलेबल है। 2025 की आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, मंथली करंट अफेयर अपडेटेड, ईयरली करंट अफेयर जो अपडेटेड वर्जन है, वो सब आपको यहां पर मिल जाता है। 50+ ई बुक मिल जाती है मंथली और ईयरली, 200+ आपको पीडीएफ मिल जाती है, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज आपको यहां पर अवेलेबल है सिंगल आपके ईयरली करंट अफेयर के पैकेज में। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। आप सभी को पता है कि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, यहां पर आपको इसे 99 रुपीज में अवेल करना होगा और उसके बाद आप 99 रुपीज का आपको ऑफर मिल जाएगा अदर किसी कोर्सेज पर। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट आता है, हर्डल है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों की लिंक दे दी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस इंडिया में मनाया जाता है 30 जनवरी को। अच्छा, किसकी पुण्यतिथि है? तो यह पुण्यतिथि है महात्मा गांधी की, है ना। 30 जनवरी को 1948 में दिल्ली में जब महात्मा गांधी एक सभा के लिए जा रहे थे बिरला भवन में, है ना, प्रार्थना सभा के लिए, तब नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी की। तो इनकी याद में और भारत में जितने भी फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, जितने भी सैनिक है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी को याद करने के लिए, उन सभी के सम्मान में 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। ओके, 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। देखिए, तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में, सारे फ्रीडम फाइटर्स की याद में ये डे मनाया जाता है। पुण्यतिथि है किसकी? महात्मा गांधी की। देखिए, महात्मा गांधी के हम कैजुअल फैक्ट की यहां पर बात करते हैं जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो चलिए, उनका जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में। ये बेसिक फैक्ट आपको पता होते हैं। एक जो करंट से रिलेट करके हर बार क्वेश्चन आता है ना, वो 9 जनवरी 1915 का है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और इस दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। जो इन महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, तो एक है चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 महात्मा गांधी का था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था 1919 में, असहयोग आंदोलन 1921 से 1922 तक, जैसे 20 में शुरू हो गया था ये। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक, और क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए इंडिया के बड़े आंदोलन है जो कि स्वतंत्रता के लिए किए गए हैं। हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि एमएसएमई मतलब होता है मीडियम या माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इनका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है टीम इनिशिएटिव। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? क्वेश्चन हमारा ये है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव क्या है, क्यों लॉन्च किया गया?
तो भारत में जितने भी स्मॉल बिजनेस है, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन सभी को डिजिटली सशक्त बनाना, पावरफुल बनाना टीम इवेंट को या इनिशिएटिव को शुरू किए जाने का मुख्य उद्देश्य। देखिए यहां पर टीम का फुल फॉर्म देखें ना, तो ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, ये टीम का फुल फॉर्म है। तो एमएसएमई टीम इनिशिएटिव इसको नाम दिया गया है। सर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए आप अमेजन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं ना, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन चलते हैं जो कि डिजिटलाइज है और आप डायरेक्ट घर बैठे कुछ भी चीज ऑर्डर कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो छोटे बिजनेस है ना वो कहीं ना कहीं मरते जा रहे। तो उन्हें भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाए, डिजिटली उनकी मदद की जाए, उनको रजिस्टर किया जाए, है ना। इसके लिए भारत में स्मॉल मीडियम और जो माइक्रो इंटरप्राइजेस से उद्योग है, इंडस्ट्री है, उनको बूस्ट देना, उनको भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना इस इवेंट का या इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। एमएसएमई टीम इनिशिएटिव, यह योजना ऑलमोस्ट 277 करोड़ 35 लाख रुपए के बजट के साथ शुरू हुई है। 3 साल में 5 लाख एमएसएमई उद्योगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डिजिटली सप्लाई कर सके, डिजिटली उनको सेल कर सके। जैसे अमेजन करता है, फ्लिपकार्ट करता है ना, बहुत सारे तो मुझे याद भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमारे जो बिजनेस है वो मर रहे हैं इन इंटरनेशनल कंपनियों के कारण। तो हमारे जो बिजनेस है, इंटरप्राइजेस है, उनको भी, जो इंडस्ट्री है उनको भी बूस्ट देना, और स्पेशली जो डिजिटलाइजेशन है उसको डिसेंट्रलाइज करना, मतलब विकेंद्रीकृत करना। हर व्यक्ति की, हर बिजनेस की पहुंच तक हो ताकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आप पर आकर अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को बेच सके। तो ये एमएसएमई टीम इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया। इसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल करना इसका उद्देश्य, सारे एमएसएमई उद्योग को, ताकि उन्हें डिजिटल सपोर्ट दिया जा सके, डिजिटल पेमेंट सिस्टम उनका डेवलप किया जा सके, और जो भी उनको लॉजिस्टिक्स से सपोर्ट चाहिए होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। सबसे पहली चीज तो ये की जाएगी कि ऐसे जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं जो कि या तो महिला चला रही है, एससी एसटी के लोग चला रहे हैं, उनको यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि इनका विकास किया जा सके। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क, ये क्या है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत एक पब्लिक टेक इनिशिएटिव है। ओके, ई कॉमर्स को डिसेंट्रलाइज करना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इसका मुख्य काम है और मुख्य उद्देश्य। इसकी स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 2021 को। इसी के तहत एमएसएमई टीम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि सारे एमएसएमई उद्योग को इससे जोड़ा जा सके। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण की बात करें तो एक आईपीएस अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर के 1992 बैच के। इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। अब ये क्या काम करती है? तो सिविल एविएशन या विमानन क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी विमान हैं, एयरक्राफ्ट हैं, है ना, सिविल एविएशन है, इससे जुड़ी हुई सिक्योरिटी का काम। ओके, इससे जुड़े हुए जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेशनल, उनको फॉलो करना और उनके अनुरूप, उनके स्टैंडर्ड के आधार पर इंडियन एयरपोर्ट को डेवलप करना, उनकी देखभाल करना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये सारे काम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास है। ठीक है, यह वैसे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत एक सहायक संस्था के रूप में काम करता है। देश में हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। रेगुलेटरी बॉडी है भारत में सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, जिसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बने कौन? राजेश निर्वाण, 1992 राजस्थान बैच के एक आईपीएस अधिकारी। यह है राजेश निर्वाण। हाल ही में चर्चा में रहे ओएनओटी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है?
ONOT जो कि अभी सुर्खियों में है, काफी समय से है, इसका फुल फॉर्म होता है वन नेशन वन टाइम। पूरे देश में एक जैसा टाइम होगा, एक जैसे टाइम को मापा जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर। यह है वन नेशन वन टाइम। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसने एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसके तहत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर ही इंडिया के सभी क्षेत्रों के टाइम को अब नापा जाएगा और इसको अनिवार्य बनाया जाएगा। देखिए क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग चलता है, गुजरात का टाइम अलग चलता है क्योंकि वो डिफरेंस है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो दोनों के टाइम में डिफरेंस है। उसी तरीके से मुंबई का टाइम अलग है, दिल्ली का टाइम अलग चलता है। तो क्या होता है, इससे बहुत सारे हर्डल फेस करने पड़ते हैं क्योंकि एक पूरा इंडिया एक ही मानक को नहीं अपना पा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर गुजरात में कहीं मैच है और आप वहां पर अनाउंस है कि 7:30 बजे मैच है, पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है कि कितना डिफरेंस है, पर आप समझिए डिस्टेंस ज्यादा है तो डिफरेंस आता है टाइम का, वो आधा घंटा हो 1 घंटा हो, है ना। तो उस डिफरेंस के आधार पर बहुत सारे हर्डल फेस करने पड़ते हैं। जो एविएशन सेक्टर है उसको हर्डल फेस करना पड़ता है, जो हमारी एयरलाइन से इनको हर्डल फेस करना पड़ता है टाइम के मिसमैनेजमेंट के कारण, है ना। और बहुत सारे इसरो को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, हमारी सेना को। इवन कारगिल के युद्ध में तो ये हुआ भी है। कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने बताया इस टाइम हमला हुआ है। अब वो टाइम किस आधार पे, वो कारगिल या लद्दाख का टाइम है, मुंबई का टाइम है, या दिल्ली में जो चल रहा है वो टाइम है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टाइम है। तो एक रियल इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इसीलिए जरूरी है कि पूरे देश में भले ही टाइम से सूरज उगने या आगे चलने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन टाइम एक ही कंसीडर किया जाए और उसको IST के आधार पर मापा जाए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो इसके लिए ड्राफ्ट लाया गया है और अब जैसे ये पास हो जाता है तो पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम कंसीडर किया जाएगा IST के आधार पर। ठीक है, देश भर में इंटीग्रेटेड टाइमिंग सिस्टम को लागू करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया। सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर को IST के आधार पर ही उनका टाइम सिंक्रोनाइज किया जाएगा, सबका एक ही टाइम होगा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इसरो इनके सहयोग से माइक्रो सेकेंड तक की सटीकता के आधार पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को प्रसारित किया जाएगा। मतलब माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस किसी भी जगह पर टाइम में नहीं आना चाहिए। तो ये IST के आधार पर हो सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, देखिए वन नेशन वन टाइम पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है, तो पहले क्या है, हम जो GPS सिस्टम पर अभी तक निर्भर हैं, जैसे फॉरेन टाइम सोर्सेस पर जो हमारी निर्भरता उसको हम कम करें। बैंकिंग सेक्टर में, ऑनलाइन पेमेंट्स में, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन में और ज्यादा सटीकता आएगी टाइम की सटीकता के कारण। अभी जो इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को IST माना जाता है, जो कि प्रयागराज के नैनी से नापा जाता है। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, GMT, उससे हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे। पूरे वर्ल्ड का जो टाइम नापा जाता है ना, वो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट से ही नापा जाता है, जो कि लंदन के पास ग्रीनविच से नापा जाता है। और वहां से अगर हम टाइम देखें तो हमारा टाइम वहां से 5.5 घंटे आगे चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम 5.5 घंटे आगे हैं उसके टाइम से। ठीक है, तो इस आधार पर ये नापा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। भारत के 5 राज्य से हैं जहां पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है। वो 5 राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है। ठीक है, तो IST की स्थापना 1905 में हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में, और इंडिया में इसे 1955 में नेशनल टाइम स्टैंडर्ड के रूप में मान्यता दी गई। और 0 डिग्री जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड, वो ग्रीनविच मीन टाइम है, जहां से वर्ल्ड का मानक समय नापा जाता है। ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से नापा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो लाइन है 8 देशों से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगो और घाना।
तो यहां से वर्ल्ड का टाइम नापा जाता है और IST से इंडिया का टाइम मापा जाएगा और अब पूरे देश में एकीकृत टाइम को ही कंसीडर किया जाएगा अगर ये पास हो जाता है तो। हाल ही में ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स की बात करें, इसका हाल ही में शुभारंभ किया है मनसुख मांडविया ने। मांडविया कौन है भाई? मनसुख मांडविया। तो ये वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, मनसुख मांडविया। इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का नाम है ई श्रम प्लेटफॉर्म और एक इंडेक्स है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। दोनों की हम बात करेंगे क्या है। यह समझो कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जितनी भी योजनाएं हैं सरकारी, उनकी जानकारी उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिल सके। भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें किस एम्प्लॉय की कमी है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर कौन से एम्प्लॉय की वहां पर जरूरत है, किस इंडस्ट्री में जरूरत है, यह जानकारी श्रमिक को मिल पाए। और मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट को सबसे ज्यादा कौन सी स्किल के लोग चाहिए, तो वो अपने अंदर वो श्रमिक स्किल डेवलप कर पाए। ये सारी जानकारी कहां मिलेगी? इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं मनसुख मांडविया के द्वारा। एक है ई श्रम प्लेटफॉर्म, जहां पर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और वहां पर गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, सारे प्रोग्राम्स, जितनी भी इनिशिएट गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरों के हित में लिए गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन श्रमिकों को वहां पर मिल जाएगी। ई श्रम प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स जो लाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये बताएगा कि नौकरी चाहने वालों को जहां भी इंडस्ट्री में नौकरी खाली है उसके बारे में जानकारी उनको ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के माध्यम से दी जा सकेगी। और मार्केट में किस स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड है, उसके आधार पर श्रमिक अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। ये ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है। दोनों को ही यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है, मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा देने वाली है? तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये जो मिशन है ना, भारत में जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो मिनरल रिसोर्सेस है, उनका खनन करना, उनको ढूंढना, डिटेक्ट करना और उनको यूज करना, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसके तहत सरकार ने अपनी ओर से 16,300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वैसे बजट बड़ा है, लेकिन बाकी का जो पैसा है ना इस स्कीम का, वो PSUs, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, वहां से आएगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर से आएगा। गवर्नमेंट की ओर से 16,300 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दिए गए और बाकी 18,000 करोड़ रुपए PSUs और प्राइवेट सेक्टर से आने वाले। तो ये टोटल योजना 34,300 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है, 30 जनवरी को इसको मंजूरी दे दी गई थी। वैसे तो हाल ही में मंजूर किया गया है, 18,000 करोड़ रुपए देंगे PSUs और प्राइवेट सेक्टर और 16,300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड किए जाएंगे। उद्देश्य मिनरल रिसोर्सेस में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना और जो इंपोर्ट किया जाता है मिनरल्स का, खनिजों का, उनमें निर्भरता को कम करना। और ये कैसे होगा? जब हम हमारे यहां पर मिनरल्स को खोज पाएंगे, खनन कर पाएंगे और उनका यूज कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत रक्षा क्षेत्रों में यूज किए जा सकते हैं, है ना, आणविक ऊर्जा में यूज किए जा सकते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट। ये क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखे जाते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। तो इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में, डिफेंस सेक्टर में, उनके निर्माण में, उद्योगों में। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत
शुरू किया गया है। हाल ही में जिन लतिका कट्ट का निधन हो गया वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में लतिका कट्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ, यह संबंधित है मूर्ति कला से। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं, लतिका कट्ट। तो जिन लतिका कट्ट का हाल ही में निधन हुआ 76 वर्ष की आयु में, यह भारत की बहुत ही फेमस मूर्तिकार है। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से। काफी सारी एक तो नेचुरल रूपों की इन्होंने मूर्ति बनाई है और काफी सारी हिस्टोरिकल जो पर्सनालिटीज थी उनकी मूर्तियों में भी इनको काफी प्रसिद्धि दी गई है। हालांकि इंडिया की ओर से इनके नाम कोई बड़ा अवार्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी कला से संबंधित है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लतिका कट्ट 76 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। राजस्थान के जयपुर से संबंधित बहुत ही फेमस मूर्तिकार है। लंदन की एक यूनिवर्सिटी है MS यूनिवर्सिटी, इनसे मूर्ति कला में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मूर्तिकार है लतिका कट्ट। ठीक है, राजस्थान के जयपुर से फेमस मूर्तिकार। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यहां पर 2013 में एक हाथी डिटेक्ट किया गया था। इस नेशनल पार्क में हाथी देखने को नहीं मिलते। यहां पर हाथी डिटेक्ट किया गया था और अब 2025 में एक बार फिर से एक नर हाथी को यहां पर डिटेक्ट किया गया है 12 साल बाद नामदफा टाइगर रिजर्व में, जिसके कारण अभी यह सुर्खियों में था। तो काफी सारे जानवरों को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाया गया था, स्पेशली टाइगरों को संरक्षित करने के लिए, लेकिन यहां पर हाथी देखने को कम मिलते हैं। तो 2012 में एक बार डिटेक्ट किया गया था 12-13 में, और अब 2025 में 12 साल बाद इसे डिटेक्ट किया गया। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला है, वहां पर 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नामदफा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश में 1983 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें तो कैपिटल है ईटानगर। वर्तमान में यहां के गवर्नर है केवल्य त्रिविक्रम परनायक। सीएम है पेमा खांडू, बीजेपी से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 60, लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। 2 नेशनल पार्क जो कि यहां पर देखने को मिलते हैं, मौलिंग नेशनल पार्क और एक जिसकी हम बात कर रहे थे नामदफा नेशनल पार्क। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। डन हो जाता है तो 31 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, फर्स्ट रैंक पर है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 में कंप्यूटर साइंस श्रेणी में किस भारतीय संस्थान ने 99th रैंक हासिल की? तो यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आंसर सी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो कि उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो इसको विकसित किया है किसने? चाइना ने। हाल ही में 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में मेंस सिंगल का खिताब जीता मानुष शाह ने। हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मी भरोसा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी ने। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 पर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो मुंबई बेस्ड एक एनजीओ है, प्रथम संस्थान या फाउंडेशन, इसके द्वारा। हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किए गए? तो ये दिए गए हैं 17 बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नागोबा जात्रा त्योहार भारत के
किस राज्य में मनाया जाता है या कहां मनाया जाता है? तो तेलंगाना के कैसलापुर में। कौन सा है? नागोबा जात्रा त्योहार। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के हमारे हो गए, रिवाइज हो गए। अब प्रीवियस डे में हमें 2 दिन के आंसर देखना है। तो पहले तो देख लीजिएगा कब मैंने आपसे पूछे थे। स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर की बात की गई है। तो मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 82.14% है इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार। तीर्थकर ऋषभनाथ का संबंध किस प्रतीक से है? तो इनका संबंध है बैल से, बुल से। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है पराक्रम दिवस। और इंटरनेशनल नर्स डे किस नर्स की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्स है, इनकी याद में मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, किस राज्य में स्थित है? जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? और भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम कहां स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन स्टेडियम से हैं। कमेंट में आंसर कीजिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन के। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।